सभी को आप सभी को एक बहुत अच्छा दिन, शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम भारत में उपनिवेशवाद का प्रभाव विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय में हम आंध्र प्रदेश के जंगलों पर उपनिवेशी नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इन नीतियों, जो जंगलों, उद्योग और श्रम से संबंधित है, ने देश के विभिन्न क्षेत्र के लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। चलिए अब हम इस विषय की शुरुआत करते हैं। अधिगम परिणाम। ब्रिटिश शासन से पहले जंगलों का उपयोग कैसे किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान जंगलों का उपयोग कैसे किया जाता था। जंगलों को खतरा और नए पेड़ लगाने की आवश्यकता। सरकार द्वारा वन विभाग की स्थापना। ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक नीति। पहली विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग। स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योग की समस्याएं। भारतीय उद्योग में श्रमिक। मुख्य शब्द: सद्भावना, शांति से एक साथ रहना, लड़ाई या बहस करने के बजाय। नीलामी, एक सार्वजनिक बिक्री जिसमें वस्त्रों या संपत्ति को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जाता है। विद्रोह, किसी स्थापित सरकार या शासन के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करना। क्रांतिकारी, वह व्यक्ति जो राजनीतिक क्रांति का समर्थन करता है या उसमें भाग लेता है। कमी, किसी चीज को छोटा या कम करने की क्रिया। आदिवासी सदियों से जंगलों के साथ संतुलित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते थे, अपनी ज़रूरतें पूरी करते और उनका ध्यान रखते थे। वे शिकार करते, लकड़ी, फल, फूल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करते और अपने मवेशियों को जंगल में चराते थे। वे फसल उगाने के लिए पेड़ काटते और भूमि साफ करते थे। वे लकड़ी का उपयोग घर बनाने और औजार बनाने के लिए करते थे। वे कुछ जंगलों के उत्पादों को बाजार से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए बेचते थे।
वे जंगलों से जो अतिरिक्त चीज़ें प्राप्त करते, जैसे लकड़ी, उसे पैसे बनाने के लिए नहीं बेचते थे। हालांकि आदिवासी और गांव वाले खेती के लिए कुछ जंगल साफ करते थे, फिर भी बहुत बड़े जंगल क्षेत्र बच जाते थे। कभी-कभी किसानों और आदिवासियों के बीच इस पर विवाद होते थे, लेकिन वे अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले जंगलों की देखभाल भी करते थे। वे पुराने पेड़ों को लकड़ी के लिए काटते थे और नए पेड़ लगने देते थे। वे बड़े जंगल क्षेत्र को नहीं काटते थे, बल्कि केवल छोटे हिस्से काटते थे ताकि जंगल नष्ट ना हो। जंगलों में रहने वाले लोग राजा और सम्राटों को कीमती उपहार देते थे। किसान कर देते थे और आदिवासी झूम खेती करते थे। राजा जंगलों के उपयोग पर नियंत्रण नहीं रखते थे, क्योंकि इससे उनके साम्राज्य को कोई खतरा नहीं था। आदिवासी सदियों से जंगलों के साथ संतुलित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहते थे, अपनी ज़रूरतें पूरी करते और उनका ध्यान रखते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जंगलों का उपयोग कैसे किया जाता था? ब्रिटिश शासन के दौरान कोलकाता और मुंबई जैसे शहर तेजी से बढ़े। ब्रिटिश सरकार ने हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें बनाई, विशाल जहाज़ों का निर्माण किया और खदानें खोली। इन विकासों के कारण लकड़ी की मांग में वृद्धि हुई। रेलवे लाइनों के लिए लकड़ी के स्लीपर। 1879 में भारत में 8000 किलोमीटर रेलवे थी। 19 तक यह बढ़कर 50,000 किलोमीटर हो गई। हर साल हिमालय और तराई के जंगलों से 1 करोड़ लकड़ी के स्लीपर काटे जाते थे। लकड़ी का उपयोग इमारतों और जहाज़ों के निर्माण में भी किया जाता था। लकड़ी के व्यापारियों और वन ठेकेदारों द्वारा काम करने वाले श्रमिकों ने यह काम किया। ब्रिटिश सरकार और उनकी कंपनियां नीलामी के माध्यम से ठेके बेचकर बड़ा मुनाफा कमाती थी। जंगलों का खतरा और नए पेड़ लगाने की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण जंगलों के समाप्त होने को लेकर चिंतित थी, क्योंकि रेल लाइनों, जहाज़ों और घरों के लिए लकड़ी की आवश्यकता बढ़ रही थी। उन्होंने नए पेड़ लगाने का निर्णय लिया, लेकिन केवल वही पेड़ लगाए गए जो
कीमती लकड़ी जैसे सागवान और पाइन देते थे। सरकार ने वन विभाग की स्थापना की। 1864 में सरकार ने नए जंगलों की सुरक्षा और पुराने जंगलों को संरक्षित करने के लिए वन विभाग की स्थापना की। उन्होंने जंगलों को नियंत्रित करने और आसपास रहने वाले लोगों द्वारा जंगलों के नष्ट होने को रोकने के लिए कानून बनाए। आदिवासी विद्रोह। ब्रिटिश शासन के दौरान जंगलों में रहने वाले आदिवासी किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बैंगा, मुरिया, गोंड, भील, कोया, रेड्डी, कोमल और सौरा जैसी जनजातियां अपनी पारंपरिक कृषि विधियों को जारी नहीं रख पाई। उन्हें दूसरों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया और बाहरी लोगों ने उनकी जमीन छीन ली। वन विभाग और अधिक शक्तिशाली और हिंसक बन गया। संथाल विद्रोह। झारखंड के संथाल जनजाति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। 1855 से 1856 में उन्होंने जमींदारों और साहूकारों को लूटकर और मारकर विद्रोह किया। वे अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सेना ने लोहा लेने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। अंतः में 15,000 संथाल मारे गए और उनका विद्रोह दबा दिया गया। बिरसा मुंडा द्वारा नेतृत्व किया गया विद्रोह। 1874 से 1901 तक झारखंड के मुंडा आदिवासी, जिनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष कर रहे थे। उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था, जो जमींदारों, साहूकारों और अन्य पूर्ण अदालतों का समर्थन करती थी, जिन्होंने उनकी जमीन और जंगलों के अधिकारों को छीन लिया था। बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के लिए एक भगवान के समान थे और वे पूरी तरह से उनका अनुसरण करते थे। यही विद्रोह अंततः नेताओं को गिरफ्तार करके और उन्हें जेल में डालकर दबा दिया गया। बिरसा मुंडा 1900 में जेल में मरे, लेकिन उनके संघर्ष ने सरकार को छोटा नागपुर आदिवासियों की सुरक्षा के लिए
नए कानून बनाने में मजबूर किया। कुमाऊं के किसानों ने सरकार द्वारा उनके वन अधिकारों को छीनने के खिलाफ विद्रोह किया और नियमों और श्रम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को मंदरागी गांव में हुआ था। उनके पिता एक फोटोग्राफर थे और मां विशाखापट्टनम से थी। अपने पिता के निधन के बाद वे अपने चाचा के साथ बड़े हुए। 1882 में मद्रास वन अधिनियम ने आदिवासियों को खेती करने और जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने से रोक दिया। अल्लूरी ने आंध्र प्रदेश में बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर पुलिस थानों पर हमला करके विरोध किया। अल्लूरी और उनके अनुयायियों ने बंदूकें चुराई और ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला। ब्रिटिश सरकार ने साउंड्स के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा। चार महीने बाद अल्लूरी फिर से सामने आए और आदिवासी स्वयंसेवकों के साथ मिलकर लड़े। ब्रिटिशों से 1 साल तक लड़ाई चली। फिर उन्होंने अल्लूरी को पकड़कर मई 1924 में मार डाला। कोमाराम भीम। कोमाराम भीम का जन्म संकेपल्ली गांव में हुआ था। जब वह 15 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद भीम का परिवार सरदापुर गांव में बस गया। भीम ने एक जमींदार सिद्दीकी को मार डाला और असम भाग गए। असम में 5 साल तक श्रमिक के रूप में काम करने के बाद उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा मिली। भीम ने जेड़े-घाट में आदिवासी लोगों के अधिकारों और करों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक गुरिल्ला सेना का गठन किया। वह युद्ध में शहीद हो गए। भीम की मौत के बाद हैम्डोफ ने उस जनजाति का अध्ययन किया। ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक नीति। 1850 के दशक में मुंबई और अहमदाबाद में भारतीय कपड़ा मिलों की स्थापना की गई।
भारतीयों ने अपने उद्योग को समर्थन देने के लिए ब्रिटिश कपड़े पर लगाने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश मिल मालिकों के दबाव में सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया। आखिरकार 1896 में सरकार ने भारत में प्रवेश करने वाले ब्रिटिश कपड़े पर कर लगाया, लेकिन भारतीय निर्मित कपड़े पर भी कर लगाया, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष उत्पन्न हुआ। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत को कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहाज युद्ध में उपयोग हो रहे थे और यूरोपीय फैक्ट्रियां हथियार बनाने में लगी थी। युद्ध के बाद भारतीय कारखाने विस्तारित हुए और यूरोपीय मशीनों को खरीदा। भारतीय उद्योग को समर्थन देने के लिए विदेशी सामानों पर कर लगाया गया। सरकार ने इसे मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप कारखानों का तेजी से विकास हुआ। स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योग की समस्याएं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कारखानों, बैंकों और जहाज़ों पर नियंत्रण रखा था। भारतीय उद्योगपतियों ने प्रगति तो की, लेकिन संसाधनों की कमी थी। शिक्षा को उपेक्षित किया गया। FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस पर चिंता जताई। ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भारत ने औद्योगिक विकास का समर्थन किया। भारतीय उद्योगों में श्रमिक। भारत में 1850 में मशीन आधारित उद्योगों की शुरुआत हुई, जिसमें कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा था और 1905 में इसमें 2,25,000 श्रमिकों की नौकरी थी। ज़रूरतमंद किसान, श्रमिक और कारीगर शहरों को प्रवास करते थे, जिससे श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। कारखानों के पास झोपड़ी और झुग्गियां, कच्चे मकान बनाई गई। काम करने की परिस्थितियां। मिलों में शामिल श्रमिक लंबे घंटों तक बिना ब्रेक के काम करते थे और उनके पास अलग से खाने की जगह भी नहीं थी। उन्हें बहुत कम छुट्टियां मिलती थी और उन्हें उत्पादन के आधार पर वेतन दिया जाता था, जिसमें किसी भी समस्या के लिए कटौती की जाती थी। मिल के मालिक कुछ वेतन रोक लेते थे और जुर्माना भी लगाते थे। सभी श्रमिक, जिसमें बच्चे जो शामिल थे, लंबे घंटों तक काम करते थे। श्रमिकों के संघर्ष। मुंबई में श्रमिकों को कठोर कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 1870 से वे अक्सर हड़ताल करते थे। उनके पास यूनियनों का संगठन नहीं था, लेकिन वे
मिल मालिकों पर दबाव डालने के लिए एकजुट हो जाते थे। 1892 में उन्होंने वेतन में कसौटी को रोका और 1900 से 1901 में 20,000 श्रमिकों ने 10 दिनों तक हड़ताल की। 1919 में जीवन यापन की लागत बढ़ी, लेकिन श्रमिकों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई। श्रमिक संगठनों, शिक्षित वर्ग ने श्रमिकों की समस्याओं को समाचार पत्रों में लिखा। श्रमिकों की मदद के लिए विभिन्न समूहों का संगठन किया गया। हड़ताली आंदोलनों के परिणामस्वरूप श्रमिक संघों और कानूनों का निर्माण हुआ। निष्कर्ष, ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने संसाधनों का शोषण किया और पारंपरिक उद्योगों को ऐसे उद्योगों से बदल दिया जो साम्राज्य के लाभ में थे।